हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले माइंड में ये आ रहा होगा आपके कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। आप ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, इस तरह से थ्रो करते हैं तो बिल्कुल वर्टिकली जाएगा और वर्टिकली मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में डाउन आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में नीचे की ओर क्यों आया? क्योंकि एक मैक्सिमम एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है और वो अर्थ पे वापिस आ जाता है। यदि आप कहें उस ऑब्जेक्ट को 90 के अलावा किसी भी एंगल पे थ्रो करें, यानी 90 पे इस तरह से थ्रो ना करके उसको किसी एंगल पर थ्रो किया जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल पे थ्रो किया जाए, तो क्या वो वहीं वापस आ जाएगा? नहीं, वो इस तरह से वापस आएगा, है ना। तो ऐसा उसका जो पाथ है उसको बोला जाता है ट्रेजेक्टरी, और उस बॉडी को बोला जाता है क्या? प्रोजेक्टाइल, और उसकी मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? क्या कहा? किसी भी बॉडी को हम वर्टिकली ना थ्रो करके हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, है ना। यानी एंगल कितना होना चाहिए? 90 के अलावा किसी भी एंगल पे थ्रो किया जाता है तो वो जो मोशन करती है उसी मोशन को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी बॉडी की मोशन होती है जो किसके इन्फ्लुएंस में होती है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। क्लियर? जैसे आपने ये कहा कि फर्स्टली हम लिख लेते हैं इसको, व्हेन ए पार्टिकल या व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown from horizontal at angle theta except 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा एंगल पे उसको थ्रो किया जाए, then the path of the body is called, of the object is called, बॉडी लिखा ऑब्जेक्ट लिखा है तो path of the object is called क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी, है ना। पाथ ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड, इसकी जो मोशन है इसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन इन ए प्लेन ही है। ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये इस डायरेक्शन को हम नाम दे देते हैं एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को नाम दे देते हैं वाई डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन है इसको जेड डायरेक्शन नाम दे देते हैं। और हमने किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो नहीं किया, 90 के अलावा किसी भी एंगल पे थ्रो किया है इस तरह से, तो ये पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। कितने एंगल पे? एंगल 90 के अलावा ये एंगल है, इस एंगल पे, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसका जो पाथ है वो वापस नहीं आएगा, बल्कि किस तरह से? ये इस तरह से होते हुए ये एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद में ये अर्थ पे आएगा। उसी जगह पे नहीं, बल्कि ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है। ये इस तरह से अर्थ पे आ गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है
रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी हम बात करेंगे। और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो कहूं मैं कि यहां आकर के मैक्सिमम हाइट कवर की है इसने, इस हाइट को बोला जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम क्या बोले, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो आप कह रहे हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। और यहां से वापस यहां आने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन। मैक्सिमम हाइट पे जाना और फिर मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड पे आने के बीच के जो टाइम को बोला जाता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये डेफिनेशन यदि आपने लिख ली तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये y और ये x। अब देखो रियल में देखो तो ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो किस तरह का होता है, पैराबोलिक होता है। ये जो पैराबोला होता है, सर्किल नहीं है इस तरह का, सर्किल तो होता है इस तरह से, और ये है, इसको बोला जाता है कैसी शेप है, ये पैराबोलिक शेप है। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि प्रूव करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है तो किस तरह से आप प्रूव करें। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे रियल में किसके इन्फ्लुएंस में होती है, ये मोशन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है। यहाँ पे दो बातें हम अज्यूम करेंगे, वो मैं लिख देता हूं क्या क्या बातें अज्यूम करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ जो अजम्पशंस हम काम में लेने वाले हैं, एयर रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। दूसरा ग्रेविटी है वो हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे दो अजम्पशंस जो हम काम में लेने वाले हैं, अजम्पशंस क्या काम में लेना है, यहाँ जो अजम्पशंस है, पहला अजम्पशन एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस, उसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। और दूसरा जो अजम्पशन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ये अजम्पशन यहां हम काम में लेने वाले हैं। अब देखो यहां हम साथ में ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी, देखो पार्टिकल चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, आपने कहा u वेलोसिटी होगी। यहाँ वेलोसिटी किधर होगी, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ वेलोसिटी ये है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ये देखो एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक तो ये कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। हर एक यहां भी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, वेलोसिटी तो यूं है रियल में, एक ये कंपोनेंट होगा और एक अपवर्ड होगा। यहां मान लीजिए कोई पॉइंट P है। अब देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, ये v है। और ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए वेलोसिटी कितनी है, v है, ये उसका u मान लें। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान रहे थे, u मान रहे थे, ये है ना। अब देखो आप कहें ये उस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट होगा, और ये उस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। सो हम ये मान रहे हैं क्या, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो ux मान रहे हैं, x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो हमने क्या मान लिया, ux मान लिया। एंड y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वो हम क्या मान रहे हैं, वो हम मान रहे हैं
यू वाई। और इसी तरह से हम x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसको हम मान रहे हैं क्या, ax। और x कंपोनेंट एक्सेलरेशन का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी किधर खींचती है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो टुवर्ड्स द अर्थ मतलब कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह से हम यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट की बात करें, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ay, उसकी वैल्यू क्या होगी, g होगी, जो कि कांस्टेंट मान रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी खींच रही है उसको नीचे की ओर, तो g की वैल्यू किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। माइनस g क्यों लिया, क्योंकि वो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, यानी अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है, आप वो अपवर्ड थ्रो कर रहे थे और वो खींच रही है। तो जब अपवर्ड मूव करता है पार्टिकल, तो g की वैल्यू क्या ली जाएगी, -g में। मैंने टॉपिक में बताया था ना, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी पार्टिकल की जो मोशन होती है, तो उनकी इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है, जब पार्टिकल या बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो g की वैल्यू क्या लेते हैं, -g। और डाउनवर्ड आ रही है तो एक्सेलरेशन को क्या लिया जाता है, +g लिया जाता है। क्लियर। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे भी आते टाइम ये होगा, यहाँ आते टाइम जैसे वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट पे ये हो गई है ना, ये वेलोसिटी हो गई है, तो इसके भी क्या होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर ले जाएगा और दूसरा कंपोनेंट उसको किधर लाएगा, इधर लाएगा। अब आप ये सोच लेंगे वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा। x कंपोनेंट मैंने आपको लिखना बताया था, किस तरह से लिखते हैं, किसी भी वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी कितनी बता रहे हैं आप, ये इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं आप u। देखो ये जो वेलोसिटी है ये इधर u, और कितने एंगल पे बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है, और इसकी वैल्यू क्या है, u है। अब उसका x कंपोनेंट है ux इस डायरेक्शन में, और y कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में तो uy होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ux होगा। तो ux है उसको क्या लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है u cos थीटा। और uy को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है u sin थीटा। ये बात क्लियर है। अब देखो आप फर्स्टली हम यदि इसकी बात करें, यानी आप x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा। तो इसको एक बार लिख लीजिए आप। ये लिखने के बाद में ये जो अजम्पशंस हैं, ये डायग्राम तो बनाना ही है, आप पहले ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये नोट कर लिए तो आप ये देखिए, हम ये कंसीडर कर रहे हैं साथ में कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो किस एंगल से थ्रो कर रहे हैं, थीटा एंगल से, है ना। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u, क्या मान लें, द प्रोजेक्टाइल मतलब वो बॉडी या ऑब्जेक्ट, द प्रोजेक्टाइल is thrown with initial velocity। initial velocity क्या है उसकी, u, initial velocity u के साथ में, है ना, at angle of projection theta angle of projection पे, then x component of velocity, x component of velocity क्या होगा, ux is equals to u cos theta, and y component of velocity वो क्या होगा,
यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ये आपको अच्छे से क्लियर है। राइट, हम इनको नाम दे देते हैं, कोई इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो पार्टिकल है इसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं आप, क्लियर है ना, ये अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन की डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो हम जानते हैं कौन सी इक्वेशन से, ये अंडरस्टूड है ये इक्वेशन तो ऑलरेडी भी हम लिख चुके हैं। तो अब हम कौन सी इक्वेशन की बात करें, फ्रॉम, ये नोट कर लीजिए, ये नोट करने के बाद में देखो, यानी अब माइंड में फीड हो गया होगा, यदि मैं लिखूं ux की वैल्यू क्या, u cos थीटा, मैं यही लिख देता हूं, फिर मैं इसको मिटाता हूं कि ux की वैल्यू क्या लिखी है आपने, ux की लिखी है u cos थीटा और uy की वैल्यू क्या लिखी है, u sin थीटा। क्लियर है। अब देखो ये वैल्यू लिखने के बाद में आप इक्वेशन ऑफ मोशन से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का सेकंड इक्वेशन कहता है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही बताया था आपको। सो x डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर x डायरेक्शन है ना, फॉर x कंपोनेंट है ना, x कंपोनेंट इस इक्वेशन के लेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं x कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट्स, x डायरेक्शन में हम मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट x और y डायरेक्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं y, क्योंकि हर जगह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। जब आप यहां पहुंचे तो x की वैल्यू ये है और y की ये, यहां पहुंचे तो x की वैल्यू कम, y की वैल्यू कम, यहां पहुंचे तो हर जगह x और y वेरिएबल है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं मान लेता हूं क्या, x इज इक्वल्स टू ux, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, x, इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, ये ऐसे नहीं है कहीं आप ये करें ऐसे, नो, ये एक्सेलरेशन और ये x ऐसे लिखा है, इसी तरह से ये वेलोसिटी और x का मतलब उसका कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है, 1/2 ax t स्क्वायर। अब देखिए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, बट इसकी वैल्यू 0 होगी, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ux को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 0 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। क्यों लिख दिया, ax की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहां बताई थी आपको कि कितनी होती है, 0 है ना, यहां ax की वैल्यू कितनी, 0। अब ये देखिए यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, t की वैल्यू आ जाएगी, है ना, t की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ये वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी आगे तो हम लिख लेंगे। अब देखिए इसी तरह से कौन से कंपोनेंट की बात करते हैं, y कंपोनेंट्स की बात करते हैं, y कंपोनेंट्स, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या अज्यूम कर लें, y अज्यूम कर लें। सो y कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स में s की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, है ना। ये आप, यही तो होती थी वेक्टर, यदि लगाए हम तो ऐसे लिखेंगे इस तरह से, x डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड, और फिर हम उसका क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये तो इसमें भी वेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं, मैग्नीट्यूड लिया है। और इसी तरह से y डायरेक्शन के लिए ये हो जाएगी वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये। अब देखो हम इसको लिख दें क्या, y इज इक्वल्स टू यू वाई को लिखा जा सकता है क्या, u sin थीटा इंटू t
टी प्लस 1/2 इंटू ए वाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का जी होती है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ ये बात ध्यान रखने लायक है। एक तो क्या ध्यान रखने लायक है बात, ये है कि ए वाई की जो वैल्यू है, ए वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है, माइनस जी रखी है। ए वाई की जो वैल्यू है वो क्या रखी है, माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा। सो ये इक्वेशन आपके पास में ये इस तरह से मॉडिफाई होकर के आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब आपके पास t की वैल्यू ये है, यहां से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की वैल्यू। तो जैसे ही आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ये आपके पास हो जाएगा, देखिए ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास में y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पे ये रखिए x डिवाइडेड बाय यू cos थीटा माइनस 1/2 और ये है इंटू जी और टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यू cos थीटा का स्क्वायर। क्या किया है, जस्ट सिंपल ये किया है, इसमें जहां भी t है वहां t की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। क्लियर। अब देखो इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं, u से u कैंसिल हो गया, ये हो गया y साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा और ये x है x इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 ये जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में आ गए। ये यदि देखें तो किसकी इक्वेशन होती है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर टर्म्स आ रहे हैं। So this is the equation which represent the equation of which represent the equation of parabola। ये पैराबोला होता है। तो आपसे ये कह दिया जाए कि प्रूव करिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, तो यहां तक आप प्रूव कर सकते हैं या कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला। सो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, पैराबोलिक होता है इसका। नोट डाउन, नोट करिए इसे, कर लिया, नोट कर लिया। तो अब देखिए अब बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, मैक्सिमम हाइट की और रेंज की। अच्छा, इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये थी, जब यहां से यहां आया है तो ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी फाइनल, और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो इसको आप क्या नाम ना दें, u नाम ना दें, आप इसको v नाम दे दें, vx है और ये vy है और इनिशियल वेलोसिटी ये थी। इसी तरह से यहाँ भी उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ये vx है और ये vy है, इस तरह से आ रही। हालांकि वो वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी उसकी होगी, बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द हाइट। अब आप यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वो है फर्स्टली मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये है। आप यहां देखिए मैक्सिमम हाइट जाने के बाद क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं जा रहा, आप ये कहेंगे वर्टिकली अपवर्ड इसलिए नहीं जा रहा
कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या होगी, 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में क्या हुआ, वर्टिकली अपवर्ड क्यों नहीं मूव कर रहा, क्योंकि y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का वो क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात क्लियर है। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे इजी तरीका ये, आप कौन सी मोशन इक्वेशन के बारे में सोचे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फर्स्टली तो आप मैक्सिमम हाइट को डिफाइन कर ले, ये क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, covered by the projectile motion, उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आप ये देखिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि बात करें, क्योंकि हमें यहाँ हाइट निकालनी है, हमें टाइम नहीं निकालना, तो हमारे पास या तो सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है या थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। सेकंड हम अप्लाई करना क्यों नहीं चाह रहे, सेकंड इसलिए नहीं अप्लाई करना चाह रहे क्योंकि सेकंड में टाइम है और टाइम हमें पता नहीं है। तो हम कौन सी इक्वेशन काम में ले लें, थर्ड इक्वेशन काम में ले लें। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को आप क्या करें, कौन सी डायरेक्शन ले लें इसका, कौन सी, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब y कंपोनेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, y कंपोनेंट। इसके y कंपोनेंट्स की बात करें तो आप ये क्या आ जाएगा, vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है। अब आप ये देखें कि यहां से y कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये तो क्या है, 0 हो जाएगा। और ये u साइन थीटा, तो ये तो क्या हो गया, 0, और ये आ गया u साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 2। ay की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, -g बताई थी, तो ये -g। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, y डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, h, वही तो निकाल रहे हैं, तो ये आ गया h। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, या यहां से हम कह सकते हैं 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, h की वैल्यू निकाल लें। सो h की वैल्यू ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, तो हम कह सकते हैं यहां से h की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 2g को उधर ले जाओ डिवाइड में, और ये हो जाएगा h की वैल्यू क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद में अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जैसे यहां से यहां आने में और यहां से वापस यहां आने में लगा टाइम, ये देखिए यहां से यहां आने का और यहां से यहां आने का टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। सो यदि मैं ये कह दूं, इसको O नाम दे दूं और इसको मैं क्या नाम दे दूं,
बी नाम दे दूं और इसको सी नाम दे दूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ओ से बी पर आने का और बी से सी पर आने का टोटल टाइम, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है ये आपने नोट कर लिया, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग आप समझ गए होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने में लगा टाइम, है ना, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द मोशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्या कह सकते हैं इसको, इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द मोशन, है ना, इस मोशन को टू कंप्लीट द मोशन, कंप्लीट द मोशन, मोशन को कंप्लीट करने में, या मोशन कंप्लीट हो गई है, करने में जो टाइम लगा है उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये जो टाइम है वो होगा टाइम कहां से कहां, फ्रॉम ओ टू बी, टाइम टेकन टू रीच ओ टू बी प्लस टाइम टेकन टू रीच कहां से, बी टू सी, बी टू सी। तो ये जो टाइम है ये हम कहें ये भी टी है और ये भी टाइम क्या है, टी है, तो टोटल टाइम क्या हो गया 2t। ये 2t की वैल्यू ही हमें निकालनी है, ये जो टाइम है यही तो हमें निकालना है, प्लस है। अब देखो ये टाइम हमें निकालना है तो कोई एक टाइम निकाल लो, ओ से बी के रीच होने का टाइम निकाल लो, या तो ओ से बी के रीच होने का टाइम निकालोगे, कैसे निकालें, ओ से बी पर रीच होने का जो टाइम है, टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या इसको हम कौन से डायरेक्शन के लिए लिख लें, x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए लिख लें। तो ये लिखो यहां तक लिखने के बाद में देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में ट्वाइस करूंगा, t निकालूंगा पहले, यहां से यहां आने का टाइम निकाल लेते हैं, ओ से बी पर रीच होने का। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, y कंपोनेंट हो जाएंगे, इसको लिख देंगे वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और बी वाई की वैल्यू बी पॉइंट पर क्या हो रही है 0, यू वाई कौन सा होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा प्लस ए वाई की वैल्यू क्या होती है माइनस जी इंटू टी, और यहां से ये वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस जी टी, या जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, या टी की वैल्यू आ जाएगी क्या यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको क्या कहा है, ट्वाइस ऑफ टी होता है, ये तो यहां से यहां तक का टाइम है, इतना ही टाइम यहां से यहां लगेगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो ट्वाइस हो जाएगा। सो हम ये कह सकेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
टी यानी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो ये भी हमारे पास आ गया। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये वैल्यू किसकी आ गई है, टाइम ऑफ फ्लाइट की आ गई है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आने के बाद में अब हम निकाल लें क्या, रेंज। रेंज कौन सा डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर है? तो अब रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या होता है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला जो है, इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन हम लगा सकते हैं क्योंकि टी भी हमारे पास आ चुका है, या यदि हम ये कहें सेकेंड इक्वेशन ना लगाएं तो हम ये कह सकते हैं ये कौन से किस स्पीड से चल रही है, कौन से हमें डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या हम ये कहें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, ये होगा रेंज, और वो क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन की लेनी है, इस डायरेक्शन की, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो निकालनी है आपको। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टाइम से। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम की वैल्यू देखिए ये है क्या, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये मैं लिख दूं यहाँ पे कि टाइम की जो वैल्यू आई है ये क्या थी, ये पीछे ये थी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ लिख दी, और ये लिखने के बाद में देखिए आप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 2u स्क्वायर साइन थीटा, या स्क्वायर से अरेंज कर दें, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय g। देखो ये जो वैल्यू है, ये जो आप कह रहे हैं, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। अगेन मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ हम क्या लिख दें इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या लिख दें हम, साइन 2 थीटा लिख दें। तो साइन 2 थीटा लिखेंगे इसकी जगह पे, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रेंज की। रेंज जो है वो आ जाएगी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ये आ जाएगी रेंज। रेंज के लिए हमारे पास ये आ गया है। अब देखो नोट करिए इसे, है ना, ये फॉर्मूला काम आए। अब देखिए नोट कर लिया तो आप कि रेंज के लिए भी आपके पास फॉर्मूला आ गया। मैक्सिमम रेंज है वो क्या होगी, क्या निकालना हमें, मैक्सिमम रेंज, यानी किसी भी बॉडी को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम कितनी रेंज में पहुंचाया जा सकता है। तो रेंज के लिए फॉर्मूला आ गया, ये भी मैं लिख देता हूँ, ये ऊपर लिख देता हूँ, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, देखो मैक्सिमम रेंज के लिए, फॉर मैक्सिमम रेंज
साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन कितने भी एंगल पे मिल, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। और कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू है वो होती है 1। तो ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए 90 होना चाहिए। और यदि आप 2 थीटा को 90 करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, या फिर हम रेडियन में कहें तो π/4 रेडियन, इतना डिग्री कह दो या फिर कह दो π/4 रेडियन। यानी किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को मैक्सिमम रेंज पे पहुंचाना है तो किस एंगल पे फेंके, 90 पे नहीं, 90 पे फेंकेंगे वही आएगा। तो कितने एंगल पे फेंके, 30 नहीं, 45 पे रेंज है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ध्यान रखिए यदि एंगल आपने कहा 40 पे फेंका है या 50 पे फेंका है, 40 पे भी रेंज कम होगी और 50 पे भी कम होगी। मैक्सिमम कहां पर होगी, 45 पे, है ना। 40 पे भी वही रेंज होगी जो किस पे होगी, 50 पे होगी। बाकी रेंज मैक्सिमम कहां पर होगी, 45 पर होगी। और 45 पे मैक्सिमम रेंज है वो कितनी होगी, ये देखो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू क्या होगी, 90 की वैल्यू 1 होगी। तो मैक्सिमम रेंज है वो मैं यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्सिमम है वो हो जाएगा, देखो ये थीटा की वैल्यू 45 होते ही 90 हुआ और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये होगी u² डिवाइडेड बाय कितना, g, ये उसकी क्या होगी, मैक्सिमम रेंज। तो ये भी ध्यान रखिए कि मैक्सिमम रेंज है वो कितनी होती है, u² डिवाइडेड बाय g, where u is the initial velocity of the projectile motion। नोट कर लीजिए इसे।